हेलो एवरीवन, एक बार में आपका स्वागत है गाइस। यूपी मेट्रो में वैकेंसी निकली हुई है बम्पर। और मालूम सैलरी कितनी है? सैलरी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। 1 लाख से प्लस है सैलरी। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव की और इनको छोड़िए, ये तो टेक्निकल पोस्ट है। नॉन टेक्निकल पोस्ट भी आप इफ एनी ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, तो इनकी लेवल की भी पोस्ट है। और मैनेजर की पोस्ट है तो उसके लिए एमबी वगैरह किसी किसी मांग गया है। तो सब कुछ सब पोस्ट है अलग अलग है, सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। इस वीडियो में लगभग सारी पोस्टों के बारे में डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप जिस जिसमें भी डाल सकते हो और जिसमें कि आपकी ये चीज़ एक बार में ही शिकायत खत्म हो जाए। नंबर वन, इसकी जो एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन 13 तारीख को आ चुका था, पर एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग है वो 20 मार्च से स्टार्ट होगी, है ना। दूसरी बात, आपकी जो पेमेंट होगा, एप्लीकेशन होगा, वो 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक के बीच में होगा। मतलब लास्ट डेट है 19 अप्रैल। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की भी इसमें डेट दे दी गई है 30 अप्रैल। और आपके एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है, नॉट कंफर्म बट टेंटेटिव डेट है 11, 12 और 14 मई। ठीक है, मे भी उसका 13 मई को संडे ही होगा। लेकिन संडे को तो एग्जाम हो जाते हैं। पर चलो ठीक है, 3 दिन में से 3 दिन एग्जामिनेशन हो सकता है और 3 दिन में से नहीं हो सकता, किसी एक दिन ही हो जाए एग्जाम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी में आपका कहाँ कहाँ जॉब लोकेशन कवर है। देखो, यूपी की मेट्रो की वैकेंसी, तो अभी यूपी में मेट्रो कहाँ कहाँ है? 3 जगह है। लखनऊ में, लखनऊ में, आगरा में और कानपुर में। ठीक, जो भी अभी डेवलपमेंट स्टेज में। अब आप उधर मेरठ वगैरह में चले जाओगे तो वहाँ भी बन रहा है, बहुत से स्टेशन बन गए हैं। तो वो एनसीआर रीजन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे एनसीआर रीजन का चलता है ऐसा। यहाँ पे ये अपना एरिया है, यहाँ पे यूपी रीजन में ये 3 जगह बन रहा है। अभी रिसेंटली आगरा में खुल गया है। और 1 अप्रैल से अभी कानपुर में भी एक नया न्यू लाइन एक्टिव हो जाएगी, जिससे तब कानपुर की जो मेट्रो डाउन में जा रही है, मतलब कमाई में, तो वो फिर अपग्रेड हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो कुछ ऐसे स्टेशनों से ऐड होने वाली है ना, मोस्टली सेंट्रल से, कानपुर सेंट्रल से, जिससे कि अब कमाई बढ़ेगी। अब बात करें, देखो एलएमआरसी, देखो लखनऊ मेट्रो कॉर्पोरेशन 50-50 का जॉइंट वेंचर है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के साथ। ठीक है, तो 50-50% है दोनों का। तो अब जैसे कि मैंने आपको बात किया था, देखो अभी जो रैपिड ट्रांजिट मेट्रो इन कानपुर आगरा सिटीज, मेट्रो इन ऑपरेशनल कहाँ कहाँ चल रहा है? लखनऊ, कानपुर मेट्रो एंड आगरा मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर। अभी जैसे कि इन दोनों जगह कानपुर में और आगरा में डेवलपमेंट फेज में है। आगरा में भी कुछ स्टेशनों में खोल दिया गया है। ठीक है, कानपुर में एक लाइन चल रही है आईआईटी से लेकर मोतीझील तक, और फिर वहां से लेकर और एक न्यू लाइन खुल रही है जो कि जाएगी सेंट्रल तक। तो ये तो बात हो गई प्लेस के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। 3 जगह, लखनऊ, आगरा, कानपुर। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन सी है। तो देखो, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपकी है। देखो, फर्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, मैनेजर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, तो ए एन एम की बात करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी है? देखो, आपकी सैलरी कितनी है? 1,60,000। ठीक है, 50,000 इनिशियल पे और मैक्सिमम जाएगी 1,60,000 तक। तो आपको जो स्टार्टिंग जो लमसम मिलेगा ना, वो सब कुछ मिला मिलू के वो आपका ये समझ लो एक के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे इस तक तो जाएगी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 11, यूआर में 2, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 2, एससी में 5 और एसटी में 1 और वुमेन्स की 2। ये मतलब इनमें सभी में इंक्लूडेड है वुमेन्स की 2। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। देखो, एलिजिबिलिटी के लिए क्या है? बीई या बीटेक चाहिए आपको। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो कान खोल के सुन लें। ठीक, और अपने जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ्रेंड हो, ठीक है, उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या किसी मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट एंड 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। ठीक है, आपकी एज 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। कब? वो मैं अभी बता दूंगा कब। 1 मार्च 2024 को। ठीक है, तो ये चीज देख लेना, आपकी 28 अगर हो गई हो 1 मार्च 2024 को, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एज कैलकुलेट है 1 मार्च 2024 से की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है, ये जो आपकी वैकेंसी, इसमें रिजर्व कैटेगरी मतलब रिजर्व भी है, और मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी जो अभी नई भी है, और कुछ बैकलॉग वैकेंसी में, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी टोटल इतनी वैकेंसी रहेंगी। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल की, इसलिए इस तरीके की पोस्ट है। तो टेक्निकल वाली है, तो असिस्टेंट इंजीनियर बीटेक जिसने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है वो चीज होगी। दूसरी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल से दोबारा दूसरी आपके लिए एक और पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी। ठीक है, सेम सैलरी आपका, सेम पे ग्रेड, 50,000 से लेकर 1,50,000 1,60,000। वैकेंसी कितनी अच्छी है। ठीक है, और दूसरा इसमें वैकेंसी डिवीजन है, यूआर में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एससी में 1 और 1 वुमेन के लिए रिजर्व है। इन सभी में, इन पूरी 6 में मांगा क्या गया है? बी या बीटेक चाहिए इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से या फिर इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से। ठीक है, और वही यूआर के लिए 60%, यूआर और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 60% और एससी एसटी के लिए 50%। बात करते हैं, एज आपकी सेम है 21 से 28 और एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की पोस्ट है ये, और इसके साथ साथ बाकी और भी। ठीक है, तो E3 ये पोस्ट कोड चल रहे हैं, E1 E2 E3। अब मैं E3 डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपकी जैसे कि ये एलिजिबिलिटी नहीं आ रही हो, तो आप वीडियो को 1.5x पे करके देख लें, ताकि कोई बीच में आपकी छूट ना है, छोड़ना नहीं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपकी एलिजिबिलिटी वाली छूट गई, तो आपको फास्ट में देखने से कोई मतलब नहीं इसके करने से। नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट मैनेजर की एंड असिस्टेंट ऑपरेशन की पोस्ट है। सैलरी पे ग्रेड सेम ही है। ठीक है, 3 पोस्ट है, एक यूआर, एक ईडब्ल्यूएस एंड एक ओबीसी के लिए। सेम एलिजिबिलिटी भी सेम है, बीटेक चाहिए, बी या बीटेक चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, इन तीनों में से किसी से भी चलेगा। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड से 60% चाहिए, यूआर इन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। 21 से 28 एज है, सेम चीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और एज तो मैंने आपको बता दिया, 1 मार्च से कैलकुलेट की जाएगी, 1 मार्च 2024 से। E4 पोस्ट कोड। ठीक है, ये पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इन आईटी। ठीक है, पे लेवल सेम ही है, पोस्ट 3 है, एक यूआर की और दो यूआर की, एक ओबीसी की। इसमें क्या मांगा गया है? देखो, वही मैं चीज कहा था, बीच में कुछ छोड़ना नहीं। मास्टर डिग्री चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और या कंप्यूटर साइंस, या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर, या फिर अथवा। ठीक है, मैं यहाँ पे रबड़ से हटा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो सके, हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं, या और मतलब अथवा लगा हुआ है,
और बी या बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस से इसी से, मतलब जो CS वाले बंदे वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी मिनिमम वही 60% चाहिए यूआर एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एज तो 21 से 28 है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की अकाउंट की पोस्ट है, 50,000 से लेकर 1,60,000 स्पेस का सेम ही है। ठीक है, 4 वैकेंसी टोटल, एक यूआर की, एक ईडब्ल्यूएस की, एक ओबीसी की एंड एसटी की, सबको एक एक चंदा मंत्र बांट दिया है। इसमें मांगा क्या गया है, इसमें सीए मांगा गया है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर द चार्टर्ड अकाउंट ऑफ द इंडिया ICAA। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर रिक्वायर्ड, मतलब इन्होंने कोई एक मिनिमम नहीं रखा है कि जैसे ऊपर रखा था 60% और 50% SC ST के लिए। ठीक है, तो वो चीज इसमें नहीं रखी है कुछ भी। आपका मतलब सीए आपका चार्टर्ड अकाउंट होने चाहिए। ठीक है, किसी भी मतलब जो चार्टर्ड अकाउंट ऑफ द इंडिया से ICAA से आपका होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपकी एज है इसमें 21 से 28 ही है। ठीक है, अब ये पोस्ट एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल में आ रही है। ठीक है, और टेक्निकल में कहाँ तक थी, टेक्निकल में मेरे ख्याल से यहाँ तक ही होगी। टेक्निकल में ये जो ऊपर की 3 पोस्टें थी ये तीनों टेक्निकल की थी। अब यहाँ पे 4 से E4 से ये नॉन टेक्निकल में आ गई है, एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट E6, इसमें भी असिस्टेंट मैनेजर इन आर्किटेक्ट में है। तो ठीक है, सीधी बात है, सैलरी पे ग्रेड सेम ही है, एक ही वैकेंसी यूआर की, और मांगा क्या है, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्चर में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 5 ईयर कोर्स चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, बी आर्किटेक्ट चाहिए, तो बैचलर डिग्री आर्किटेक्ट चाहिए, 5 ईयर कोर्स है, फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 60% मार्क्स फॉर यूआर कैंडिडेट। ठीक है, तो ये चीज है। तो 21 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं E7, इसमें कोई अभी तक किसी में भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना, मतलब आप फ्रेशर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। असिस्टेंट मैनेजर एंड न्यू HR डिपार्टमेंट के HR की पोस्ट है, तो इसमें कितनी सैलरी तो आप देख ही सकते हो, 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में, सेम पे ग्रेड सेम ही चल रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, और 2 पोस्टें, एक यूआर की, एक ओबीसी की। ठीक है, फुल टाइम MBA HR या फिर PGDE में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये में आपका HR में आपका होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर यूआर एंड ओबीसी कैंडिडेट, 21 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी E8 असिस्टेंट मैनेजर एंड पब्लिक रिलेशन वाली पोस्ट है। ठीक है, इसमें पे ग्रेड तो आपका सेम ही है, एक ही पोस्ट है यूआर की। ठीक है, और बात करते हैं मास्टर ऑफ द मास कम्युनिकेशन एंड द जर्नलिस्ट। ठीक है, या फिर मास्टर इन जर्नलिज्म फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम। ठीक है, और 21 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड की, E9। ठीक है, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है, पे ग्रेड बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक ही पोस्ट है यूआर की। ठीक है, क्या चाहिए इसमें, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया विद, आपको ये चीज एलिजिबिलिटी चाहिए, और विद 50% मार्क्स चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें जो एज चाहिए 21 से 28 चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट और पोस्ट के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे पोस्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो असिस्टेंट मैनेजर वाली जितनी पोस्ट है सबको एक ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा अंदर, आफ्टर मतलब जब आप प्रोसेस हो जाएगी, रिक्रूटमेंट हो जाएगी आपकी, तब किसमें, ट्रेनिंग इन ट्रेन ड्राइविंग में, मतलब मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस मतलब ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि आप टाइम टू टाइम अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको ट्रेन ऑपरेट करना टाइम टू टाइम आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, इसमें जूनियर इंजीनियर की अभी वैकेंसी निकली है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। अभी इस वीडियो में अब जो असिस्टेंट इंजीनियर और जो असिस्टेंट मैनेजर और इलेक्ट्रिकल की है ना, तो इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इन सभी E1 E2 एंड E3, ठीक है, इनका क्या रहेगा सिलेक्शन मेथड। ठीक है, 2 स्टेजेस रहेंगी सिलेक्शन मेथड में, फर्स्ट है रिटन, दूसरा है DV एंड मेडिकल। DV एंड मेडिकल मतलब आपका रिटन के बाद सीधा DV होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो वो तो चीज़ ये थी, DV और मेडिकल तो सभी में होता है, मेन चीज़ है आपका रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो असिस्टेंट मैनेजर IT, ठीक है, E4 E5 एंड E6 एंड E7 और E8 और E9, इन सब का ये इन सब की जो पोस्ट है, इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 स्टेज प्रोसेस होगी, फर्स्ट रिटन टेस्ट एंड दूसरा DV होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और एक चीज़ रखना, ये टेक्निकल की थी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की, ठीक, ये नॉन टेक्निकल एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है। अब दूसरी रही जूनियर इंजीनियर की एंड स्टेशन एंड अकाउंट असिस्टेंट की, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वैकेंसी बना फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आपके जो बेसिक का जो मतलब है वो भी चीज़ खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा, क्या क्या चीज़ें होगा, वो उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस आधार पे रहेगा, जैसे कि E1 E9। ठीक है, उनके लिए देखो टोटल क्या होगा, CBT एग्जामिनेशन होगा फॉर द ऑल पोस्ट, विल बी हेल्ड ऑन 1 और मोर डेज, एक या एक से अधिक दिन में होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, इट विल बी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs आएंगे। ठीक है, टू जज द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, आपका सिलेबस में क्या क्या रहेगा वो भी चीज़ ध्यान से रखें। आपका सिलेबस में रहेगा इंग्लिश नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब 10th लेवल की आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, अभी आपके क्या चल रहा है करंट अफेयर तरीके से। ठीक है, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। देखो नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन मतलब आपकी जो टेक्निकल फील्ड है उसकी नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि जो उसमें एलिजिबिलिटी बोली है BA इलेक्ट्रिकल या फिर IT वाले, है ना, और जो CA है, तो वो सब चीज़ें आपके कोर की हैं, बाकी ये 4 सब्जेक्ट एडिशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, आपको कुल 140 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसी का विशेष ध्यान रखना है, NEE और NEE 01 एंड 06, तो ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स, मतलब 140 क्वेश्चन 140 नंबर के आएंगे। ठीक है, एंड देखो इनके लिए अलग रहेगा। ठीक है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो उनके लिए जो 7 और 8 है, ठीक है, तो उसके लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी, 1/3 की। पेपर आपका कितनी देर का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन CBT, कंप्यूटर पे बेस पे आपका पेपर होगा। ठीक है,
इसके बाद जैसे कि डीवी वगैरह के बाद आपका साइको एप्टीट्यूड भी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो ये दोनों साथ साथ रहेंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, द साइको एप्टीट्यूड इज टू बी क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, तो ये मतलब आपकी ये चीज ये है कि आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसमें तो ये जब आएगा नंबर तब मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि बहुत जगह ये साइको एप्टीट्यूड टेस्ट हो चुका है, आईबीपी में मैं दे चुका हूँ। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ में आपको मिल जाएगी। और बाकी जो जैसे कि मेट्रो में क्या चीज़ आपका साइकोलॉजी चाहिए होगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बता दूंगा। तीसरी बात, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ करेंगे? आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर एंड अदर सिटीज। ठीक है, और एनी अदर सिटी। देखो जो आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इसका मतलब। ठीक है, द यूपीएससी हैज रिजर्व राइट टू कैंसिल एट एनी एग्जामिनेशन सिटी एंड सेंटर। देखो आप जो भर दोगे, ठीक है, जो उसमें एक मिले, दो मिले, जो भी जितने भी ऑप्शन मिले, तो आपको उतने भर देने हैं। ठीक है, जो आपके नियरेस्ट जो आपको सूटेबल वो चीज़ से भर देना। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिटी का एग्जामिनेशन सेंटर, या फिर आपका जिस सिटी में आपका जिस सेंटर पड़ा हुआ एग्जाम सेंटर कैंसिल हो जाए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो जब भी कैंसिल होगा या फिर कोई भी चीज़ होगा, तो आपको ऑफिशियल नोटिस के थ्रू अवगत किया जाएगा, और स्पेशली जिसका भी सेंटर वहाँ सिटी या सेंटर पे किया जाएगा, तो फिर उसको वो अवेयर किया जाएगा कि आपका यहाँ से हटा के ये चीज़ किया गया, और आपका एडमिट कार्ड उस तरीके से अपडेट होकर दोबारा जनरेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सारे इशू क्लियर हो जाए इसमें। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे कि जब आप आगे हो जाओगे, तो वैसे ये उसके बाद की बात है, आपका डीवी वगैरह आपको मतलब सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह देना पड़ेगा। तो आपका लगभग 3 लाख का है, और उस नॉन एग्जीक्यूटिव का 1.5 लाख का है, और जूनियर इंजीनियर वाली जो पोस्ट है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट स्पेशलिटी वाली, तो उनका 75,000 का बॉन्ड है। और आपकी ट्रेनिंग के लिए भी आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, वो पोस्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये बात की है, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ज्वाइनिंग 3 महीने के अंतर्गत आपको ये जैसे कि डी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सिक्योरिटी बॉन्ड नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। ठीक है, इन फेवर ऑफ द यूपी मेट्रो पब्लिक रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिफोर द ज्वाइनिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये तब होगा जब आपको डीवी वगैरह हो जाएगा, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, ये अमाउंट जमा करने को, आपको जॉब करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग कॉस्ट है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पोस्ट पोस्ट के हिसाब से ये चीज ट्रेनिंग कॉस्ट दी गई है, कि जैसे ये E1 से लेकर E9 तक 94,400 है। एनी ये मतलब ये सारे नॉन इसके हैं, तो ये इनके 41,300 है। तो ये सब पोस्ट वाइज है, जैसे जूनियर इंजीनियर अकाउंटेंट एमपीआर असिस्टेंट के लिए 35,400 है, मेंटेनेंस के लिए 23,600 है। तो ये डिपेंड अपॉन पोस्ट वाइज। तो ये जब नंबर आएगा तब मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा। बाकी अभी फिलहाल ये चीज आपको थोड़ा अवेयर करने का था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो जो भी आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह होगा, जो भी चीज मिलेगी वो आपको अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट ऑफ यूपी को मिलेगी। ठीक है, और आपको मतलब जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी एंड नॉन क्रिमिलियर, और वो सब आपके यूपी गवर्नमेंट वाले चलेंगे। ठीक है, मतलब स्टेट का चलेगा, नॉट अ सेंट्रल। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। एज रिलैक्सेशन जैसे कि एससी, एसटी एंड ओबीसी के, अच्छा, एज रिडक्शन एससी, एसटी एंड ओबीसी को सिर्फ 5 साल की दी गई है, मैंने वैसे जैसा ओबीसी को 3 साल की दी जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत यूआर को भी दे देते यार, यूआर के लिए कौन क्या है। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस देते थे, ईडब्ल्यूएस में ही देखना बाद में ये कभी अमेंडमेंट आ सकता है, मेरे को लग रहा है। ठीक है, पर आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने, पर आ सकता है। ठीक है, द बेनिफिट एज रिडक्शन विल बी कंसीडर एज द रिजर्व पोस्ट ओनली। ठीक है, तो मतलब मेन चीज है जो रिजर्व पोस्ट कैटेगरी, मतलब रिजर्व नहीं होती, ये पोस्ट ओबीसी की, एससी, एससी, एसटी है, तो उसी में होगा, तो सिंपल ही बात है। देखो उससे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ओनली द कैंडिडेट ऑफ यूपी डोमिसाइल, तो यूपी डोमिसाइल आपका लगा जो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपको जो भी सर्टिफिकेट होगा उसमें 3 साल का आपको और एक्सटेंशन मिल जाएगा। सब्जेक्ट टू बी मैक्सिमम 40 ईयर्स, आपकी जो एज रिलैक्सेशन रहेगी 40 ईयर्स रहेगी। और आपकी जो एज कैलकुलेट जाएगी 1 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट जाएगी। एक चीज और सुन लो, एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ये वाला एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। कैसे क्या है वो चीज सुनो। दूसरा ये पॉइंट यहाँ पे आपके लिए कंसीडर करता है कि एटलीस्ट 3 साल आपने यूपी एमआरसी में काम किया हो। ठीक है, अब कैसे एटलीस्ट कंप्लीट विल बी एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे परमानेंट और टेम्परेरी और ठेका भर्ती ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बट आगे कुछ लिखा हो तो वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट वाइज है कि जैसे कि E1 आपके पोस्ट कोड अगर E101 से लेके 09 तक रहेगा, तो यूआर को 5 साल की, ओबीसी को 10 साल की, और एससी एसटी को 10 साल की मिलेगी। और नॉन एग्जीक्यूटिव में NE1 से लेकर NE08 तक यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 45, और एससी एसटी के लिए भी 45, है ना। ये है वो जो जिन्होंने 3 साल यूपी एमआरसी में मेट्रो में काम किया गया यूपी की। ठीक है, द एज रिलैक्सेशन विल बी एडिशनल टू आईडीए एम्प्लॉय। ठीक है, आईडीए एम्प्लॉय के लिए है जो यूपी एमआरसी का है। नो एज रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल इन अपर एज लिमिट फॉर द आउटसोर्स्ड पर्सनल एंड deputations and re-employed and consultant EWS ex servicemen WWA and ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, जो केवल आईडीए एम्प्लॉयज हैं, मेरे आईडीए की मुझे अभी फुल फॉर्म नहीं दिमाग में आ रही है। ठीक है, केवल उन्हीं को ये 3 साल का एज मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा, ये जो दिया गया 5 से ये वाला। ठीक है, बाकी चाहे आप आउटसोर्स से, जो मैंने अभी कह रहा था ना, ठेका भर्ती वाले या फिर वैसे डिप्यूटेशन पे लगने वाले संविदा पे, तो वो देख लो, इन्होंने डिप्यूटेशन के लिए मना कर दिया है, आउटसोर्स के लिए मना कर दिया है, री एम्प्लॉयमेंट के लिए मना कर दिया है, री एम्प्लॉयड के लिए, कंसल्टेंट के लिए मना कर दिया है, एक्स सर्विसमैन के लिए मना कर दिया है, ईडब्ल्यूएस से कुछ लगाओ, तो इन सब के लिए फिलहाल मना कर दिया है। नो एज रिलैक्सेशन फॉर एडमिसिबल। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बता दिया है कि किसके लिए आपको एक्सरेशन मिलेगा और किसके लिए मिलेगा, वो भी बता दिया। तो मेरे ख्याल से जो भी आप क्लैरिफिकेशन हो चुका होगा एज इलेक्शन के रिगार्डिंग, आपके माइंड में आप कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो मैंने सारी बात कर ली, आपको एलिजिबिलिटी बता दी, डेट भी बता दी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, पेपर की डेट, सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, एज भी बता दिया। अब बात रह गई है SC ST, आपको रिलैक्सेशन बता दिया। अब रहेगा पेमेंट। पेमेंट भाई कितना रहेगा, सबसे बड़ी बात है आपको ये पेमेंट लगेगा 11,800 लगेगा। ठीक है, विद जीएसटी इंक्लूडेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसे ही ये किसके लिए, ये यूआर के लिए, रिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट 11,80 रुपए। ठीक है, पर पोस्ट के हिसाब से। दूसरा आपका जैसे कि ये SC ST के लिए होगा, है ना, यही है SC ST के लिए 826 रुपए विद जीएसटी। बात करते हैं नेक्स्ट, द एप्लीकेशन फी रिफंडेबल है या नहीं है, ये भी चीज आउट है। ठीक है, विल नॉट बी रिफंड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
फॉर एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है, अगर जैसे कोई भी आपको गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, आपकी एलिजिबिलिटी आप वीडियो पूरा ना देख के, है ना, जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हो बिना एलिजिबिलिटी देखे, तो भी ये चीज़ आपको वापस नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप फॉर्म भरें ना भरें। वेरीफाई द एलिजिबिलिटी, देखो साफ साफ इन्होंने बोल दिया, जो मैंने एलिजिबिलिटी की बात कर रहा था वो इन्होंने पहले कह दिया। पहले एलिजिबिलिटी बेस देख लें, एज चेक कर लें, क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन होता है, ठीक है, तो मतलब जो भी आपकी एज वगैरह हो, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, बट एज जो कैलकुलेट उन्होंने करनी है कि 1 मार्च के अकॉर्डिंग करनी है, 1 मार्च 2024 की, तो आपको एज उसी हिसाब से करनी है। बट आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आप लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे इसमें लिखा है क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन, ठीक है, ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर द पेइंग द एप्लीकेशन फी प्लस बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है, एप्लीकेशन फी करनी प्लस बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज भी पे करने पड़ सकते हैं, ये डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक एंड सर्विस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो वो कुछ अलग रहते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें होगी, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट जब फॉर्म वगैरह अपलोड होंगे तो वो चीज़ आपकी फोटो, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन होकर वो सब चीज़ें आप अपना 80 केबी तक में चिप बना के रख लेना विद इन जेपीजी फाइल में, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको सबमिट हो जाएंगी। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपको मेरे को बता देना, वीडियो में एप्लीकेशन की बना दूंगा जिससे कि आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट करने की, आपको जितने जितने मोड ऑनलाइन आप कर सकते हो उसके सारे मोड अवेलेबल है और आप हर तरीके से कर सकते हो। देखो और जो भी चीज़ होगा जैसे कि डीडी, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, ठीक है, बैंक ट्रांसफर, पोस्टल स्टैम्प्स विल नॉट बी एक्सेप्ट, तो जो चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है तो वो चीज़ इन्होंने डी पॉइंट में बताई, आपको हाईलाइट कर दिया। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 20 तारीख को 20 मार्च को सुबह 10 बजे स्टार्ट होंगे, ऐसा मत सोचना कि सुबह रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, सुबह 10 बजे स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो लास्ट मिनट से बचने के लिए अपना टाइम से पहले भर देना अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो, तो प्लीज़ अगर एलिजिबिलिटी के लिए गाड़ी का कोई भी इशू हो, मैंने इसमें इसमें दो तीन तरीके की पोस्ट हैं, एक मतलब एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, और दूसरी थी जैसे कि अरे यार मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो, एक है असिस्टेंट इंजीनियर की सारी पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, और दूसरी है जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, तो आप जूनियर इंजीनियर वाली जो पोस्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ विल एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। एक चीज मैं बता दूं, इस जूनियर इंजीनियरिंग की ज्यादा पोस्टों में जो मतलब बीटेक कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते, पर इसमें है, पर एक उनका रूल है, मतलब एक उन्होंने शर्त रख दी है, उस वीडियो को उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ जूनियर की वैकेंसी के साथ। तो बस वीडियो को मैं यही समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।